है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। कुछ यकीन कुछ गुमान की दिल्ली, अनगिनत इम्तिहान की दिल्ली। मकबरी तक नहीं सलामत अब, थी कभी आन बान की दिल्ली। दिल्ली जिसकी शान शौकत की कहानियां इतिहास के पन्नों में सिमटी रहीं, दिल्ली जो कई बार उजड़ी और कई बार बसी, दिल्ली जिसे हिंदुस्तान का दिल भी कहा जाता रहा, यही दिल्ली अपने में समेटे है हजारों राज और कहानियां। अस्मिता के इस अंक में हम देखेंगे उसी दिल्ली को और चलेंगे उसी दौर में थोड़ा पीछे, लेकिन उस दिल्ली और आज की दिल्ली में क्या कुछ बदलाव आया ये भी हम देखेंगे। इस अंक में मैं हूं आपके साथ समीना। ये कहानियां बेहद रोचक हैं। यही वजह है कि हर साल यहाँ हजारों की संख्या में सैलानी आते हैं और इन ऐतिहासिक इमारतों से रूबरू होती हैं। यही वजह है कि दिल्ली यूनेस्को की विश्व विरासत वाले शहरों की फहरिस्त में शुमार होने का दर्जा और दावा दोनों रखती है, लेकिन ये कब मुमकिन होगा ये कोई नहीं जानता। ये प्रपोजल 3 साल पहले बन के यहाँ से गया यूनेस्को के पास। यूनेस्को ने कुछ सवाल पूछे, उन सवालों के जवाब दिए गए, फिर कुछ और उन्होंने एडिशनल क्लैरिफिकेशन मांगी थी। वो क्लैरिफिकेशन देने से अब हमारी भारत सरकार ने मना कर दिया है। वो कहते हैं वो इंटरेस्टेड नहीं है। आर्ग्यूमेंट क्या दिया गया है कि इसको हेरिटेज सिटी अगर डिक्लेयर कर दिया गया तो यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं होगा। ये फेसिशियस झूठा आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि वो एरिया जिसको हेरिटेज डिक्लेयर किया जा रहा था वो टोटल दिल्ली के एरिया का सिर्फ 6% है, पुरानी दिल्ली और थोड़ा सा नई दिल्ली का एरिया। बाकी 94% में कोई डेवलपमेंट की कोई परेशानी नहीं। बरसों पहले जब सल्तनतों का दौरा था, राजा महाराजा अमीर यहाँ की शान आन बान हुआ करते थे। हदें पुरानी दिल्ली तक सिमटी हुई थीं और चांदनी चौक उस शहर की जान हुआ करता था और अपनी एक खूबसूरत विरासत और संस्कृति की पहचान लिए पूरा इलाका अपने में देखने से ताल्लुक रखता था। इतिहासकार बताते हैं कि इस पूरे इलाके में अमीरों और रईसों की शानदार हवेलियां थीं। इन हवेलियों का जिक्र इतिहास की किताबों, उस वक्त की शायरों की शायरी और कुछ पुराने दस्तावेजों से जाहिर होता है। अस्मिता में हमारी ये कोशिश होगी कि हम आपको दिल्ली के उस सुनहरे दौर से रूबरू कराएं जब दिल्ली देखने से ताल्लुक रखती थी। दिल्ली की शान शौकत राजसी थी, दिल्ली तहजीब का गहवारा थी और दिल्ली ही में मौजूद थी एक से बढ़कर एक हवेलियां। 1648 में जब शाहजहां ने लाल किले में दरबार किया और लाल किला बसा, तो शाहजहां बादशाह ने ये ऐलान किया कि अब शहर भी बसना चाहिए और दिल्ली के उमरा और रऊसा जो दिल्ली से बाहर से यहाँ आकर बसे थे, शाहजहांबाद से बाहर, महरौली से, तुगलकाबाद से और आसपास के इलाकों से आकर उन्होंने यहाँ पर अपनी हवेलियाँ बनानी शुरू की। बहादुर शाह जफ़र के ज़माने तक तकरीबन ये समझिए 1857 तक दिल्ली में 150 से ज़ायद छोटी बड़ी हवेलियाँ थीं।
दिल्ली में 36 बड़े मोहल्ले थे और उनमें हर मोहल्ले में कोई ना कोई हवेली थी। हमारा पहला पड़ाव है पुरानी दिल्ली का वो इलाका जो आज भगीरथ पैलेस के नाम से जाना जाता है। संकरी गलियां, दुकानों का भंडार, लोगों का हुजूम और इस हुजूम के बीच कहीं छिप सी गई बेगम समरू की हवेली। इस इलाके में पहुंचकर कदम मानो ठिठक जाते हैं। बेगम समरू की हवेली जहां कभी संगीत की स्वर लहरियां गूंजती थीं, आज जर्जर और वीरान है हवेली। बिजली के सामान और दुकानों के पीछे कहीं छिप सी गई ये भव्य हवेली, जिसके कुछ निशान अब बाकी हैं। यहाँ गंदगी के बीच खड़ा है दिल्ली पर्यटन विभाग द्वारा लगाया गया एक बोर्ड जो इस हवेली के बारे में जानकारी दे रहा है। इस हवेली के कुछ हिस्से अपने वक्त की कला को अब भी समेटे हुए हैं। यूनानी स्तंभों से सजे बरामदे की अपनी खूबसूरती है, लेकिन वहां पर हुए अतिक्रमण के कारण इसे ठीक तरह से देखा नहीं जा सकता। एक वक्त में बेगम समरू का बड़ा नाम था। दिल्ली के चांदनी चौक में मौजूद बेगम समरू की इस हवेली में एक समय में बुद्धिजीवियों, रणनीतिकारों और कुछ रियासतों के लोग विचार विमर्श करने आते थे, लेकिन आज इसकी हालत देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ये कभी ऐसी हवेली रही थी। बेगम समरू की जो हवेली थी वो बेगम समरू ने ही बेच दी थी, उनके बेटे ने बेच दी थी। एडॉप्टेड बेटा था, उसने बेच दी थी और लाला छुन्नामल ने ख़रीद के वहाँ बैंक बना दिया था। उसके बाद क्योंकि लाला छुन्नामल की बहुत क़ुर्बत अंग्रेज़ों से थी, तो 1857 में उस बैंक के ऊपर, जब दिल्ली के ऊपर जब बाकी सिपाही आए, उन्होंने दिल्ली के ऊपर कब्ज़ा किया, तो उस बैंक को उन्होंने टारगेट बनाया, बैंक के ऊपर उन्होंने हमला किया। और फिर जब वो रिबेलियन को क्रश कर दिया गया तो फिर दोबारा लाला छुन्नामल के पास वो आ गया और उन्होंने फिर बैंक खोला। फिर कुछ दिन के बाद वो इमारत बिका गई, भगीरथ मल ने खरीद ली, तो आजकल वो भगीरथ प्लेस के नाम से जानी जाती है। उसमें आज मेरा ख्याल है कम से कम 150-200 मुमकिन है ज़्यादा किराएदार होंगे। 5-6 बैंक हैं, बहुत सारे ये दवाई बेचने वालों के होलसेल एजेंसीज हैं। चांदनी चौक के पराठे वाली गली से जैसे ही थोड़ी दूर पहुंचते हैं, हमें नजर आता है बल्ली मारान। कहते हैं एक जमाने में ये जगह बेहतरीन नाविकों के लिए जानी जाती थी, इसलिए इसका नाम बल्ली मारान पड़ा, यानी बल्ली चलाने वाले। इस इलाके में कई हवेलियां थीं। ये जगह शायरों, अदीबों का मोहल्ला हुआ करता था। स्वतंत्रता सेनानियों का ठिकाना भी यही हुआ और अनेक साहित्यकारों ने अपने तजुर्बे भी लिखे और साथ ही साथ देश के स्वतंत्रता संग्राम में इसकी ऐतिहासिक भूमिका रही। अस्मिता का अगला पड़ाव है शरीफ मंजिल। जंग आज़ादी के वक्त खासी चर्चा में रही ये हवेली राष्ट्रीय एकता और सद्भाव की मिसाल रहे मशहूर स्वतंत्रता सेनानी हकीम अजमल खान की हवेली है। यहाँ कई ऐसे स्थल और इमारतें हैं जहाँ जंग आज़ादी के आंदोलनों की रूपरेखा तैयार की गई। स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े कई बड़े नेताओं का ठिकाना बनी ये जगहें, लेकिन बदलते वक्त के साथ इनकी चमक और अहमियत कम होती जा रही है। देखिए, शरीफ मंजिल जो है ये 280 साल पुरानी हवेली है और इसको हकीम शरीफ खान साहब जो हमारे एंसेस्टर थे उन्होंने इसे बनाया था। उन्हीं के नाम से हमारा ख़ानदान ख़ानदान शरीफी कहलाता है। हम लोग जो है हिंदुस्तान में सेंट्रल एशिया से हम आए थे बाबर के साथ, और मुग़ल दौर से हम जब पहले बुज़ुर्ग ख्वाजगान थे, फिर अकबर के दौर में आन के इस ख़ानदान ने तिब यूनानी का पेशा यानी हिकमत का पेशा अख्तियार कर लिया और अकबर के जो शाही हकीम थे वो पहले इस ख़ानदान के सबसे पहले हकीम हुए।
1921 में अहमदाबाद में हुए कांग्रेस के सम्मेलन में हकीम अजमल खान को अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद शरीफ मंजिल में लगातार नेताओं की बैठकें आयोजित होती रहीं। इनमें अजमल खान के अलावा मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, CR दास, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसी शख्सियतें शामिल होती थीं। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो रेजोल्यूशन पास हुआ है वो शरीफ मंजिल में तय हुआ था। मौलाना आज़ाद गांधी जी से सबसे पहले शरीफ मंजिल में मिले, अजमल खान साहब ने मिलवाया। सारी मीटिंगें, जितने बड़े बड़े प्लान होते थे वो सब यहीं होते थे। इस हवेली की खामोश दीवारें इसकी कहानी बयान कर जाती हैं। एक बड़ा आंगन हुआ करता था जहां घंटों विचार विमर्श हुआ करता था, लेकिन आज ये खंडहर की मानंद खड़ी हुई है। गंदगी के ढेर ने इसे अपने आगोश में ले रखा है। शोरगुल में गुम हुई जंग आजादी की विरासत को लेकर कोई फिक्रमंद नहीं है। इस जगह को देखकर कौन मानेगा कि ये हिंदुस्तान के स्वर्णिम इतिहास की गवाह है। इतिहास में मुगल काल काफी लंबा और महत्वपूर्ण रहा। इस दरमियान यहाँ एक से बढ़कर एक इमारतें बनी। चांदनी चौक के बीच में ही मौजूद थी एक महल नुमा हवेली, जिसके अब कुछ अवशेष बाकी हैं। ये तकरीबन 4 एकड़ में फैली हुई थी और यहाँ जो लोग पुराने मौजूद हैं वो बताते हैं, या यूं कहूँ बड़े ही फख्र से बताते हैं कि यहाँ पर एक ज़माने में जीनत महल की महल नुमा हवेली हुआ करती थी। निशानी स्वरूप कुछ अवशेष में सिमटी ये इमारत एक जमाने में देखने से ताल्लुक रखती थी। 1846 में ये बहादुर शाह जफर की बेगम जीनत महल के लिए बनवाया गया। जीनत महल की खूबसूरती के चर्चे चारों तरफ थी और उनको सल्तनत के कामों में भी बेपनाह दिलचस्पी थी। मुगल दौर की आखिरी इमारत 1846 में लाल कुएं पर बनाई गई, जो बहादुर शाह जफर की बेगम जीनत महल के लिए महल बनाया गया 1846 में। ये इसका बड़ा दरवाज़ा मेन गेट तो लाल कुएं की जानिब है और दूसरा दरवाज़ा फर्राश खाने के अंदर। हौस काजी से लेकर फर्राश खाने तक ये तारीखी इलाका है। ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर ये महल बहुत भव्य था। इसमें कलाकारी के अद्भुत नमूने मौजूद थे, लेकिन वक्त बदला और जीनत महल के इस दुनिया से रुखसत होने के बाद ये पटियाला महाराज के कब्जे में रहा। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि वक्त बदला तो फिर ये हवेली अवैध कब्जों का भी शिकार हुई। कहते हैं आजादी की लड़ाई के वक्त यहाँ कत्लेआम मचा और हवेली में मौजूद कुआं लाशों से पट गया था। आज हवेली के नाम पर एक दरवाजा और कुछ मेहराबें रह गई हैं। कूड़े के ढेर और बदहाली की दास्तां इसके सुनहरे दौर की यादों को धुंधला जाती हैं। एक हिस्से में स्कूल चल रहा है तो बाकी के हिस्सों पर दुकानदारों ने कब्जा कर रखा है। ASI और इंटक द्वारा कुछ प्रयास किए जाने की बात चर्चा में थी, लेकिन फिलहाल यहाँ इस मामले को लेकर खामोशी है। और अब हमारा अगला पड़ाव है हक्सर की हवेली। हक्सर की हवेली का इतिहास भी कम दिलचस्प नहीं है। आइए देखते हैं। जैसे ही हम बल्लीमारान से सीताराम बाजार की तरफ बढ़ते हैं, छोटी छोटी तंग गलियों के बीच दुकानों का एक हुजूम दिखता है। इन दुकानों में मिठाई वाले से लेकर बुनियादी जरूरतों की चीजों की दुकानों से लेकर कुछ घरों और बेशुमार तारों के बीच इतिहास से जुड़ा वो सफा देखने को मिलता है जिसके बारे में पहले सिर्फ सुना ही था। यहाँ मौजूद लोग इस जगह की शिनाख्त हक्सर की हवेली के रूप में करते हैं, जहां देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बारात आई थी। इलाके का हाल तो अच्छा नहीं है। टूटी सड़कें और ढेर सारा कूड़ा उस सुनहरे दौर की याद को धुंधला सा जाता है। कहते हैं 1850 से 1900 के बीच कुछ कश्मीरी ब्राह्मणों के परिवार पुरानी दिल्ली में भी आकर बसे थे, जिनमें कमला नेहरू के माता पिता भी थे और उन्होंने सीताराम बाजार के इस भाग में हवेली बनवाई थी और यहीं कमला नेहरू का जन्म हुआ, बचपन बीता और बारात भी आई। सीताराम और प्रेम नारायण सगे भाई थे
ये दोनों कश्मीरी पंडित थे। एक सड़क एक भाई के नाम पे है, एक सड़क दूसरे भाई के नाम पे। जहाँ ये दोनों सड़कें मिलती हैं वहाँ पे हक्सर हवेली थी। ये हक्सर वही हैं जो मशहूर दिल्ली का हक्सर परिवार था, पीएन हक्सर वगैरह जो इंदिरा गांधी के एडवाइज़र भी हुआ करते थे, ये वो हक्सर परिवार था। और दिल्ली में बहुत सारे कश्मीरी पंडित रहते थे शाहजहाँ के वक्त से, और कश्मीरी पंडित संस्कृत और फारसी दोनों के स्कॉलर्स थे, तो इसलिए बहुत सारों को यहाँ इनवाइट किया गया था। वो लोग यहाँ रहते थे। हक्सर परिवार, कौल परिवार जो बाद में नेहरू कहलाया, ये दिल्ली में रहते थे, नहर के पास रहते थे इसलिए नेहरू कहलाए। ये जो थी कमला नेहरू का परिवार, ये भी हक्सर हवेली के बराबर गली है, शायद वहाँ उनका परिवार रहता था। कश्मीरी वो गली कश्मीरियान या कश्मीरी कटरा है वहाँ पर, तो वहाँ ये रहते थे। हक्सर हवेली इन दो सड़कों के किनारे पर है, अब उसका फाटक भी नहीं बचा है। गौरवशाली इतिहास को अपने में समेटे ये इलाका आज उपेक्षा का शिकार है। और अब हमारा अगला पड़ाव है चांदनी चौक की टेढ़ी मेढ़ी गलियों से पहुंचते हुए भैरव मंदिर के पास नमक हराम हवेली। हालांकि इसका बोर्ड पूरी तरह से टूट चुका है, लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोग इसके बारे में बड़े ही दिलचस्प तरीके से बताते हैं। और यहाँ पर हेरिटेज वॉक के जरिए बड़ी संख्या में सैलानी भी पहुँचते हैं। इतिहास के पन्नों में इस हवेली का जिक्र कुछ यूं आता है कि जसवंत राव होलकर एक बहादुर शूरवीर राजा रहे। भरतपुर की दीग लड़ाई के दौरान जिन्हें अंग्रेज हर हालत में हराना चाहते थे, लिहाजा अंग्रेजों ने भवानी शंकर को अपने से मिलाकर जसवंत राव होलकर को हराने की ठानी। उस लड़ाई से जरा पहले भवानी शंकर जो मराठों के साथ थे, उनको ये अंदाजा हो गया था कि ये लड़ाई मराठे जीतने वाले नहीं हैं, तो वो अपने सारे सिपाहियों को लेके, अपने वफादार सिपाहियों को लेके अंग्रेज़ों से मिल गए थे। इसलिए उनको नमक हराम कहना शुरू किया गया। पहले मेहराब थे, एक असबल था, यहाँ पे ऊँट और हाथी बनते थे, और एक बावड़ी थी, झरने थे, और उसके बाद ये सब बेचते चले गए। जैसे जैसे पैसा मिला वो धोखा देता चला गया और ये सब आगे बेचते चले गए। आज की तारीख में हवेली के कुछ निशान बाकी रह गए हैं। मुगलकालीन शैली से सजी इस इमारत के उत्तराधिकारी इसे बेचकर कहीं और चले गए और बाकी रह गए कुछ निशान, और उन निशानों में इतिहास की सुनहरी और कभी न भूलने वाली यादें सिमट कर रह गईं। चांदनी चौक में कई कूचे और हवेलियां थीं। जैसा कि आपने अब तक देखा कि इनमें से ज्यादातर ढह चुकी हैं या कुछ बहुत ही जर्जर हालत में हैं। लेकिन चूनामल की हवेली एक ऐसी हवेली है जिसे काफी कोशिशों और मेहनत के बाद संरक्षित किया जा सका। जैसे ही हम कूचा घासीराम इलाके से बाहर निकलकर कटरा नील इलाके में गए, तो अचानक हमारी नजर एक ऐसी हवेली पर पड़ी जो साफ सुथरी और संरक्षित दिखी, और पूछने पर पता चलता है कि ये हवेली चूनामल की हवेली है। घर में दाखिल होने के बाद खूबसूरत सीढ़ियों की बनावट और घर की डिजाइन, आर्किटेक्ट के अद्भुत काम को सराहे बगैर हम नहीं रह पाते। You have a beautiful house. इस हवेली में मौजूद एक एक चीज देखने से ताल्लुक रखती है। चूनामल हवेली चांदनी चौक के आकर्षणों में से एक है। इस हवेली की संरचना में बड़ा आंगन, बेल्जियम के दर्पण और विस्तृत आर्टवर्क शामिल है। हवेली के ड्राइंग रूम की दीवारों पर एक शिलालेख भी बना है। जिससे ये मालूम पड़ता है कि 1848 में इसे बनाया गया था। लाला चूनामल बहुत ही इन्फ्लुएंशियल, बहुत ही रिच फैमिली के थे। ट्रेड पुरानी महाजनों की फैमिली थी, और इन तमाम हरकतों से उनके पास बेताशा पैसा आ गया था। दिल्ली का पहला मॉडर्न बैंक उन्होंने शुरू किया था,
जो दिल्ली बैंक के नाम से शुरू हुआ था। तो उनके पास बहुत पैसा था और इसलिए इतनी बड़ी हवेली भी बना पाई। हवेली बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, शाहजहाँ के वक्त की हवेली नहीं है। यहाँ पे जो है हवेलीज़ के बारे में डिस्कस ज़रूर होता है, बहुत सारी बातें वो करते हैं। अब अभी तक जो है हमने नहीं देखा कि कोई हवेली इन्होंने रिवैम्प करी हो या कोई इन्होंने उसको हवेली को ठीक करा हो। गवर्नमेंट काफ़ी कुछ बातें कर लेती है, पर अभी तक ऐसी कुछ नहीं हुआ है जो हवेलीज़ के ऊपर जो है डायरेक्टली इन्होंने कोई स्पेंडिंग करी हो। हालांकि अब इस हवेली के अस्तित्व और भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है। अतिक्रमण की वजह से हवेली के बाहर की खूबसूरती तो खत्म हो गई है और सरकार की लापरवाही और उदासीनता के कारण दिल्ली का ये हेरिटेज भी अब उपेक्षा का शिकार होता चला जा रहा है। बलीमारान की तंग गलियां, परिंदों की चहचहाहट और बेशुमार घरों के बीच मिर्जा गालिब की हवेली के एक छोटे से हिस्से को काफ़ी कोशिशों के बाद संरक्षित किया जा सका। आज हेरिटेज वॉक के जरिए काफ़ी संख्या में सैलानी यहाँ पहुँचते हैं। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। दिल्ली के कई ठिकानों पर बसर करने के बाद गालिब ने जिस हवेली को लंबे अरसे के लिए अपना आशिया बनाया, वो गालिब की हवेली के नाम से मशहूर है। इसी हवेली में रहते हुए उन्होंने शेरो शायरी के अनगिनत नायाब नगीने शायरी की चादर में जड़े और अपनी बेगम के साथ जिंदगी बसर की और अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे इसी हवेली में बिताए और यहीं आखिरी सांस भी ली। वक्त की मार झेल चुकी ये हवेली नाजायज कब्जों से घिरी हुई है। अंदर और चारों तरफ दुकानें और दूसरे कारोबारी इस्तेमाल के चलते ये अपना वजूद खो सी बैठी है। ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। ये न थी हमारी किस्मत। आज की तारीख में यहाँ हेरिटेज वॉक के जरिए अदबी महफिलों का दौर जारी है, जिसमें बड़ी बड़ी शख्सियतें शिरकत करती हैं, जो उस सुनहरे दौर की याद दिला जाती है। शमा से सीखी है ये रस्म आशिकी हमने, ईमान हाथ पे लेकर ईमानदार चला। और यही वजह है कि जब कभी इस इलाके का जिक्र होता है तो ये जरूर कहा जाता है कि कौन जाए ज़ौक़ दिल्ली की गलियां छोड़कर। और मुझे ऐसा लगता है कि गालिब भी जो उनको महसूस होता रहा, जिस दौर से वो गुजरते चले गए गालिब, उन्होंने ये सब अपने जितने भी शेर हैं उसमें उतार के रख दिया। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। हमने माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। किस किस शेर को मैं कह सकती हूँ। बेशक दिल्ली की गलियां हैं ही ऐसी। इन इमारतों को संरक्षित करने और इन्हें एक रूप देने को लेकर कुछ लोगों ने सार्थक पहल किए जाने की पुरजोर हिमायत की। इसमें कोई शक नहीं कि दिल्ली अपने आगोश में कई हजार साल की विरासत समेटे हुई है। यही वजह है कि राय पिथौरा से लेकर मुगल और अंग्रेजों तक हर देशी विदेशी शासकों ने दिल्ली को अपनाने के लिए इसे रौंदने से भी परहेज नहीं किया। पुरानी दिल्ली की सड़कों पर कारोबारियों की दरियादिली है, जो इस शहर को दिलवालों की दिल्ली कहलाने का हकदार बनाती रही है। तो ये मेरा शहर है, इसको इस शक्ल में बचा के रखना ज़रूरी है। इसमें 2-3 अलग ट्रेडिशंस आके और अलग अलग तरह के ट्रेडिशंस, वो सिर्फ सब सेंट्रल एशिया से आए, लेकिन सब अलग अलग थे। टर्किश भी थे, पर्शियन भी थे,
अफ़गान भी थे, पख्तून भी थे, उसके बाद पोर्चुगीज़ इन्फ्लुएंसेस आए, इंग्लिश इन्फ्लुएंस आए, डच इन्फ्लुएंसेस आए, स्पेनिश इन्फ्लुएंसेस आए, ये सब मिलके ये शहर बना है। ऐसे कितने शहर, और इसको इस शक्ल में बचा के रखना ज़रूरी है। इन सारे इन्फ्लुएंसेस के साथ इस शहर को बचा के रखना ज़रूरी है, क्योंकि यही इस शहर की खासियत है और यही इस शहर की तारीफ है। लाल किला, जामा मस्जिद, चांदनी चौक से घिरा शाहजहानाबाद बीते 2 दशकों से बदइंतजामी और गंदगी का गढ़ बन गया है। कमी कहाँ रह गई? बहरहाल दिल्ली शहर ही ऐसा है, सदियों पुरानी विरासत की रफ्तार को अपने में थामे अपनी ही रौ में रवा दवा है। बेशुमार यादें हैं इतिहास के झरोखे में, यहाँ अनमोल खजाना है ये इतिहास का। लेकिन फिलहाल अस्मिता के इस सफ़र को हम यहीं थामते हैं, फिर किसी मोड़ पर आपसे होगी ज़रूर मुलाकात। मैं समीना अपनी पूरी टीम के साथ आपसे ले रही हूँ इजाज़त। नमस्कार, आदाब।